प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद में ऑपरेशन सिंदूर पर जारी चर्चा में विपक्ष के सवालों का दिया जवाब। कहा, दुनिया के किसी भी देश ने भारत को अपनी सुरक्षा में कार्रवाई करने से नहीं रोका। प्रदेश में 1 अगस्त से आरंभ होगा संपूर्णता अभियान 2.0। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी चंडीगढ़ में करेंगे अभियान का शुभारंभ। 2 अक्टूबर तक चलेगा अभियान। विधानसभा में उमंग और उल्लास के साथ मनाया गया तीज महोत्सव। विधानसभा परिसर में गूंजी महिला शक्ति की आवाज। और प्रदेश के 5 जिलों में 1 अगस्त को मॉक ड्रिल अभ्यास किया जाएगा। आपदा से निपटने की तैयारियों का होगा परीक्षण। एनसीआर और यूपी सहित भारतीय सेना भी अभ्यास में होगी शामिल। नमस्कार, मैं हूं शैली तनेजा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल संसद में ऑपरेशन सिंदूर पर जारी चर्चा में भाग लेते हुए विपक्ष के सवालों का जवाब दिया। लोकसभा में दिए अपने संबोधन में उन्होंने स्पष्ट किया कि दुनिया के किसी भी देश ने भारत को अपनी सुरक्षा में कार्रवाई करने से नहीं रोका था। प्रधानमंत्री ने कहा कि दुनिया के किसी भी नेता ने ऑपरेशन सिंदूर को नहीं रुकवाया। उन्होंने कहा कि 9 मई की रात और 10 मई की सुबह हमने पाकिस्तान की सैन्य शक्ति को तहस नहस कर दिया था। आज पाकिस्तान भी जान गया है कि भारत का हर जवाब पहले से ज्यादा तगड़ा होता है। उसे ये भी पता है कि भविष्य में नौबत आई तो भारत आगे कुछ भी कर सकता है। प्रधानमंत्री ने दोहराया कि ऑपरेशन सिंदूर जारी है। अगर पाकिस्तान ने दुस्साहस किया तो उसे करारा जवाब दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि भारतीय सेना के प्रहार ने पाकिस्तान को घुटने पर आने के लिए मजबूर कर दिया। पाकिस्तान के डीजीएमओ ने फोन कर रुकने की गुहार लगाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को लोकसभा में ऑपरेशन सिंदूर के लिए भारतीय सेना की तारीफ की। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर ने तय कर दिया कि भारत में आतंकी हमले के लिए उसके आकाओं और पाकिस्तान को भारी कीमत चुकानी होगी। पाकिस्तान के एयरबेस एसेट्स को भारी नुकसान हुआ और आज तक उनके कई एयरबेस आईसीयू में पड़े हैं। आज टेक्नोलॉजी आधारित युद्ध का युग है। ऑपरेशन सिंदूर इस महारत में भी सफल सिद्ध हुआ है। लोकतंत्र के इस मंदिर में दोहराना चाहता हूं, ऑपरेशन सिंदूर जारी है। पाकिस्तान ने दुस्साहस की अगर कल्पना की तो उसे करारा जवाब दिया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सदन को बताया कि भारत ने सिंदूर से लेकर सिंधु तक पाकिस्तान पर कार्रवाई की है। ऑपरेशन सिंदूर ने तय कर दिया कि भारत में आतंकी हमले के लिए उसके आकाओं और पाकिस्तान को भारी कीमत चुकानी होगी। वो ऐसे ही नहीं जा सकते। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर से भारत ने 3 सूत्र तय किए हैं। अगर भारत पर आतंकी हमला हुआ तो हम अपने तरीके, अपनी शर्तों और अपने समय पर जवाब देकर रहेंगे। दूसरा, कोई भी न्यूक्लियर ब्लैकमेल नहीं चलेगा। और तीसरा कि हम आतंकी सरपरस्त सरकार और आतंकी आकाओं को अलग अलग नहीं देखेंगे। सिंदूर से स्पष्ट होता है कि भारत ने 3 सूत्र तय किए हैं। अगर भारत पर आतंकी हमला हुआ तो हम अपने तरीके से, अपनी शर्तों पर, अपने समय पर जवाब देकर के रहेंगे।
दूसरा, कोई भी न्यूक्लियर ब्लैकमेल अब नहीं चलेगा। और तीसरा, हम आतंक की सरपरस्त सरकार और आतंक के आकाओं उनको अलग अलग नहीं देखेंगे। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने राज्यसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा की शुरुआत करते हुए विपक्ष के सवालों का जवाब दिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि भारत ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सिद्ध किया कि TRF पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा का मुखौटा है। उन्होंने बताया कि संयुक्त राष्ट्र ने भारत के इस पक्ष को मान्यता दी और अमेरिका ने TRF को आधिकारिक तौर पर आतंकवादी संगठन घोषित किया है। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर ने भारत की आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस नीति को रेखांकित किया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि 22 अप्रैल से 16 जून तक राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच एक भी फोन कॉल नहीं हुआ। विदेश मंत्री ने सिंधु जल संधि को लेकर कहा कि यह समझौता तुष्टीकरण के उद्देश्य से किया गया था, न कि शांति के लिए। जब तक पाकिस्तान आतंकवाद को समर्थन देना बंद नहीं करता, यह संधि स्थगित रहेगी। उन्होंने बताया कि मोदी सरकार ने आतंकवाद को वैश्विक एजेंडा बनाया है और वित्तीय कार्रवाई कार्यबल के जरिए पाकिस्तान पर दबाव बनाया गया। कहना चाहता हूं वो कान खोल के सुन लें कि 22 अप्रैल से 16 जून तक एक भी फोन कॉल प्रेसिडेंट ट्रंप और प्राइम मिनिस्टर मोदी के बीच में नहीं। नथिंग कैन बी डन। पंडित Nehru's mistakes cannot be corrected. The Narendra Modi government shows it can be corrected. Like Article 370 was corrected. The Indus Waters Treaty is being corrected. It will be held in abeyance until Pakistan irrevocably gives up its support of terrorists. We had warned that blood and water cannot flow together. Today, we are demonstrating that what we say we will do, blood and water will not flow together. सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान डिजिटल मीडिया पर 1400 से ज्यादा URL ब्लॉक करने के निर्देश जारी किए, क्योंकि इनमें झूठी, भ्रामक और भारत विरोधी समाचार सामग्री शामिल थी। ये जानकारी आज संसद को दी गई। केंद्रीय सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में कहा कि ये देखा गया कि कुछ सोशल मीडिया हैंडल, जिनमें से कई भारत के बाहर से संचालित हो रहे थे, पहलगाम आतंकी हमले और ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सक्रिय रूप से झूठी और संभावित रूप से हानिकारक जानकारी का प्रचार कर रहे थे। उन्होंने कहा कि सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 69A के तहत सरकार ने इन वेबसाइट, सोशल मीडिया हैंडल और पोस्ट को ब्लॉक करने के लिए आवश्यक आदेश जारी किए। 26 अप्रैल को सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने सभी मीडिया चैनलों को राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में रक्षा अभियानों और सुरक्षा बल की आवाजावी का सीधा प्रसारण न करने का परामर्श जारी किया था। नीति आयोग के संपूर्णता अभियान में हरियाणा ने उल्लेखनीय प्रदर्शन किया है। योजना विभाग की ओर से इसे लेकर 1 अगस्त को चंडीगढ़ के हरियाणा निवास में संपूर्णता अभियान सम्मान समारोह का आयोजन किया जाएगा। इस समारोह में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करेंगे। इस दिन मुख्यमंत्री संपूर्णता अभियान 2.0 का शुभारंभ करेंगे। ये अभियान 1 अगस्त से 2 अक्टूबर 2025 तक चलेगा, जिसका लक्ष्य गर्भवती महिलाओं की समय पर जांच, टीबी रोगियों को समुचित और पूर्ण आहार, बच्चों का टीकाकरण, स्कूली छात्रों के प्रदर्शन में सुधार और प्रत्येक घर तक स्वच्छ पेयजल पहुंचाना शामिल है। बता दें कि आकांक्षी जिला नूंह ने 2 संकेतकों शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रदर्शन किया है। इसके अलावा राज्य के 5 आकांक्षी खंडों ने 100% मृदा स्वास्थ्य कार्ड बनाए हैं। ये अभियान समारोह विकास की दिशा में राज्य सरकार की प्रतिबद्धता और उत्कृष्ट प्रशासनिक कार्यशैली का प्रतिबिंब है। ये मंच देश के आकांक्षी जिलों और खंडों को प्रोत्साहित करने और विकसित भारत 2047 के सपने को साकार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पड़ाव सिद्ध होगा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि केंद्र सरकार के प्रयासों से भारत विश्व में एक शक्ति के रूप में उभरा है। देश में हर वर्ग के लिए जन कल्याणकारी नीतियों को लागू किया जा रहा है और नीतियों से आम नागरिकों को सीधा फायदा मिला है। मुख्यमंत्री ने आज कुरुक्षेत्र के अपने दौरे पर
पिहोवा में श्री संगमेश्वर महादेव मंदिर में पूजा अर्चना कर प्रदेश की सुख समृद्धि की कामना की। उन्होंने मंदिर में मंत्रों उच्चारण के बीच जल अभिषेक भी किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने मंदिर परिसर में पौधारोपण भी किया। उन्होंने लाडवा के कुछ गांव में जनता से सीधा संवाद करते हुए उनकी समस्याओं को सुना और तुरंत कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उन्होंने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि सावन मास की पावन बेला पर महादेव से प्रदेश के अच्छे स्वास्थ्य, तरक्की और उज्जवल भविष्य के लिए प्रार्थना की। एक प्रश्न के उत्तर में मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश तेज गति के साथ विकसित राष्ट्र बनने की ओर आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि जिन आतंकवादियों ने भोले भाले लोगों को अपनी गोलियों का शिकार बनाया, उन आतंकवादियों को मिट्टी में मिलाने का काम किया है। प्रधानमंत्री विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता हैं और हर व्यक्ति उनकी नीतियों में विश्वास रखता है। जो सिंदूर ऑपरेशन था, जिस प्रकार से विपक्ष वो अपनी वाहवाही लूटने के लिए जिस प्रकार से उन्होंने संसद को डिस्टर्ब करने का काम किया था, रोकने का काम किया था, आज और कल ये पूरा का पूरा शीशा देश के सामने आया है। मोदी जी ने जब सिंदूर ऑपरेशन और महादेव ऑपरेशन उसके माध्यम से जिन आतंकवादियों ने हमारे देश के भोले भाले लोगों को उनके परिवार के सामने गोलियों से भून दिया था, उन आतंकवादियों को भी मिट्टी में मिलाने का काम किया। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि बढ़ती जनसंख्या को देखते हुए प्रदेश में अग्निशमन केंद्रों की आवश्यकता का आंकलन किया जाना चाहिए ताकि जरूरत पड़ने पर नए फायर स्टेशनों की स्थापना की जा सके। वो कल चंडीगढ़ में सीएम घोषणाओं की प्रगति की समीक्षा के लिए आयोजित बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि मोरनी जैसे पहाड़ी क्षेत्रों में स्थानीय निवासियों को सड़क, बिजली और पानी की उपलब्धता सुनिश्चित करना राज्य सरकार की प्राथमिक जिम्मेदारी है। उन्होंने प्रदेश को बेसहारा गोवंश मुक्त बनाने के लिए विशेष अभियान चलाने के भी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि कालेसर क्षेत्र में यमुना नदी के जल को चैनल के माध्यम से पंचकुला स्थित अन्य स्थानों तक लाने के लिए सर्वेक्षण कार्य शुरू किया जाए, जिससे नदी जोड़ो अभियान को मूर्त रूप प्रदान करते हुए खेती के लिए जल का उपयोग किया जा सके। मुख्यमंत्री ने कृषि एवं किसान कल्याण विभाग की घोषणाओं की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को निर्देश दिए कि सब्सिडी से जुड़ी सभी योजनाओं का डाटाबेस नियमित रूप से सेव रखा जाए ताकि योजनाओं का लाभ पारदर्शी रूप से किसानों को सुनिश्चित हो सके। उन्होंने सुझाव दिया कि विभाग कृषि वैज्ञानिकों के माध्यम से उन्नत गुणवत्ता वाले बीजों के विकास के लिए विशेष योजना तैयार करे, जिससे किसानों को अधिक लाभ प्राप्त हो सके। मुख्यमंत्री ने वर्ष 2014 से अब तक की गई सभी घोषणाओं की विभागवार समीक्षा करते हुए संबंधित अधिकारियों को लंबित घोषणाओं को शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दिए। विधानसभा में आज पूरे उमंग और उल्लास के साथ तीज महोत्सव मनाया गया। कार्यक्रम में हर ओर लोक संस्कृति छटा बिखरी पाई गई। इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष हरविंदर कल्याण की धर्मपत्नी लेखिका रेशमा कल्याण मुख्य अतिथि के तौर पर उपस्थित रहीं। इस विशेष आयोजन में महिला विधायकों की पत्नियां समेत विधानसभा की महिला कर्मी और महिला पत्रकारों ने भाग लिया। कार्यक्रम स्थल को सावन की मेला थीम पर सजाया गया था, जहां पारंपरिक झूले, मेहंदी, श्रृंगार और लोकगीत के साथ विभिन्न गतिविधियां रखी गई। कार्यक्रम में सावन के गीतों पर आकर्षक लोक नृत्य प्रस्तुत किए गए। तीज पर आधारित कविताओं का पाठ हुआ तथा तीज क्वीन प्रतियोगिता ने सभी का ध्यान आकर्षित किया। महिला विधायकों द्वारा लगाए गए श्रृंगार सामग्री के स्टॉल से महिलाओं ने पारंपरिक सामान खरीदा और सभी प्रतिभागियों को फुलकारी स्टॉल भेंट स्वरूप दिए गए। विधानसभा अध्यक्ष हरविंदर कल्याण ने कहा कि आज विधानसभा परिसर में महिला शक्ति की आवाज गूंजी है। उन्होंने तीज को भारतीय संस्कृति का एक महत्वपूर्ण पर्व बताते हुए कहा कि ऐसे आयोजनों से समाज को सकारात्मक ऊर्जा मिलती है। उन्होंने उपस्थित महिलाओं का आह्वान किया कि वह इस अवसर को आत्मिक बल और सामाजिक सद्भावना को बढ़ाने के संकल्प के रूप में लें और भविष्य में इस आयोजन को और अधिक भव्यता के साथ मनाएं। हमारी महिला कर्मी हैं जिन्होंने आज इकट्ठे होकर आज इस कार्यक्रम का आयोजन किया और हरियाणा विधानसभा की जो मातृशक्ति है जिन्होंने एक बहुत ही खूबसूरत कार्यक्रम का आयोजन किया है। मैं चाहूँगा कि हमेशा
कि ये कार्यक्रम हर वर्ष इसी तरीके से मनाया जाए और तीज एक तरह से त्योहारों की शुरुआत होती है। तो माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा एक ये चाहा था कि इस बार हम लोग तीज को नए तरीके से बनाया जाए और विधानसभा परिसर के अंदर, उसके प्रांगण के अंदर ये पहली मर्तबा है तीज का आयोजन हो रहा है। और माननीय अध्यक्ष महोदय का ये मानना था कि हमें अपने आने वाली पीढ़ियों को अपनी सांस्कृतिक जो हमारी विरासत है उससे अवगत जरूर कराया जाए। इस अवसर पर विधानसभा उपाध्यक्ष डॉक्टर कृष्ण मिड्डा ने तीज पर्व का पारंपरिक महत्व बताते हुए कहा कि ये हरियाणा की उत्सव धर्मी संस्कृति का त्योहार है। ये हमें उमंग और हर्षोल्लास के साथ साथ धर्म से जुड़ने की प्रेरणा देता है। मुख्य अतिथि लेखिका रेशमा कल्याण ने कहा कि तीज पर्व हमारी आस्था और प्रेम का प्रतीक है। इस कार्यक्रम में ये आस्था स्पष्ट रूप से प्रकट हुई है। उन्होंने कहा कि भारत के सभी हिस्सों में इस प्रकार के त्योहार अलग अलग रूप से मनाए जाते हैं, जो हमारी संस्कृति की विविधता में एकता के प्रतीक हैं। तीज का त्योहार का सेलिब्रेशन हो रहा है, तो सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करूंगी आदरणीय स्पीकर साहब का, जिन्होंने ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया। फर्स्ट टाइम तीज का त्योहार यहाँ से शुरुआत करी। तीज का त्योहार बड़ी खुशहाली के साथ पूरे देश में मनाया जाता है, नाम अलग अलग है। तो मैं हरियाणा वासियों को, सभी बहनों को तीज की शुभकामनाएं देती हूँ और बधाई देती हूँ। जननायक जनता पार्टी के युवा मोर्चा के अध्यक्ष दिग्विजय सिंह चौटाला ने आज पंचकूला में पत्रकार वार्ता कर कहा कि आगामी 5 अगस्त को जननायक जनता पार्टी की छात्र इकाई इनसो का स्थापना दिवस है, जिसे पार्टी इस बार सामाजिक सरोकार दिवस के रूप में मनाएगी। पार्टी सभी 22 जिलों में सामाजिक सरोकार से जुड़े अनेक कार्यक्रम करेगी। उन्होंने कहा कि इनसो स्थापना दिवस पर कवि सम्मेलन, आधुनिक कृषि शिविर से लेकर महिला शक्ति सेमिनार और SCBC युवा सम्मेलन जैसे अनेक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। पूर्व उप प्रधानमंत्री चौधरी देवीलाल और पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी ओम प्रकाश चौटाला द्वारा करवाए गए विकास कार्यों से युवाओं को अवगत करवाने के लिए इनसो विशेष कार्यक्रम करेगी। उन्होंने कहा कि 2003 में शुरू हुई इनसो युवाओं के हितों से जुड़ा हुआ एक मिशन है, जो कि सामाजिक सरोकार से जुड़े कार्यों में सदा अग्रणी रहता है। उन्हें हम बड़े धूमधाम से एक सिर्फ स्थापना दिवस के तौर पर नहीं, एक पर्व के तौर पर, एक फेस्टिवल के तौर पर मनाने जा रहे हैं। हम सब लोगों ने मिलजुल करके जो फैसला लिया, उस हिसाब से 22 के 22 जिलों में हम कार्यक्रम करने जा रहे हैं। जिला सिरसा के अंदर अनेक स्थान पर स्वास्थ्य जांच शिविर इंडियन नेशनल स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन के कार्यकर्ता मिलजुल करके लगाने का काम करेंगे। फतेहाबाद के अंदर गौ सेवकों के साथ मिलकर के सभी गौशालाओं का दौरा करेंगे। कुरुक्षेत्र के अंदर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, महिला सशक्तिकरण और रोल ऑफ फीमेल स्टूडेंट्स इन डेमोक्रेसी, इस पर एक बहुत बड़ा सेमिनार होगा। मेवात में पौधारोपण, सोनीपत में विशाल कवि सम्मेलन। प्रदेश में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के साथ मिलकर 1 अगस्त को मॉक ड्रिल अभ्यास सुरक्षा चक्र का आयोजन किया जाएगा। राज्य के 5 जिलों गुरुग्राम, रेवाड़ी, फरीदाबाद, नूंह और पलवल में ये अभ्यास होगा। इस अभ्यास के दौरान सुबह 9 बजे सायरन के बजने से अभ्यास शुरू होगा और तत्काल निकासी प्रक्रिया आरंभ होगी। व्यापक आपदा प्रबंधन अभ्यास के तहत NCR में जारी 4 दिवसीय पहल के तहत मॉक ड्रिल की जाएगी, जिसमें भूकंप और औद्योगिक रासायनिक खतरों जैसी आपदाओं से उत्पन्न आपात स्थिति से निपटने की प्रतिक्रिया क्षमताओं का गहन मूल्यांकन होगा। इस अभ्यास में हरियाणा, उत्तर प्रदेश और दिल्ली के 18 जिलों के साथ साथ भारतीय सेना भी शामिल है। इस अभ्यास का उद्देश्य विभिन्न एजेंसियों के बीच समन्वय को मजबूत करना और सभी स्तरों पर एक एकीकृत दृष्टिकोण के माध्यम से क्षमताओं का कठोर परीक्षण करना है। आज एक टेबल टॉप अभ्यास किया जा रहा है। इस बीच पलवल जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष और जिला उपायुक्त डॉक्टर हरीश कुमार विशिष्ट ने बताया कि व्यापक अभ्यास पूरे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के लिए है। अभ्यास के लिए तैयारी की जा रही है। आपदा प्रबंधन में प्रौद्योगिकी का उपयोग महत्वपूर्ण है।
उन्होंने कहा कि सचेत मोबाइल ऐप आपदाओं का रियल टाइम जियो टैग्ड वार्निंग अलर्ट देता है। ये कॉमन अलर्ट बेस्ड प्रोटोकॉल पर काम करता है और आपके करंट लोकेशन के आधार पर जानकारी देता है। अलर्ट नोटिफिकेशन पाने के लिए किसी भी राज्य जिले को सिलेक्ट भी कर सकते हैं। आपदा से बचाने वाले इस ऐप को जरूर करें डाउनलोड। वहां पर मेन ट्रेनिंग उनकी है। हम तो सेकंड थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस में आएंगे, एनडीआरएफ इज लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस। तो जब तक हम प्रॉपर ट्रेनिंग पॉपुलेशन एक्ट जनरल जो है उनके लिए करेंगे तब तक ये सारी एक्सरसाइज बेमानी है। हमारे पास 4000 काम होंगे जब भी कभी ऐसा डिजास्टर आएगा तो वी वोंट गेट टाइम टू रिस्पॉन्ड। एक इसी तरह से भूकंप का है, अलग से कैंप है, भूकंप समथिंग है, वो मैं शेयर कर दूंगा वो फाइल मेरी, उसको भी आप डाउनलोड करवा सकते हैं। साइक्लोन्स में तो आपने खुद ने देखा है पहले कितने डेथ होती थी और कितने बड़े-बड़े साइक्लोन आते हैं, एरिया में भी बहुत ज्यादा कैजुअल्टीज होते हैं। नुकसान भी हमने काफी हद तक कंटेन कर लिया। जैसे एक सिंपल सा था कि पहले हमारी जो खंभों पे दीवार ये होती थी वायर्स, अब उन्होंने सारा अंडरग्राउंड कर दिया, तो मेजर डैमेज उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर का भी हो किया है। प्रदेश में आज अध्यापक पात्रता परीक्षा एचटेट के पहले चरण का आयोजन किया गया। 2 दिन तक चलने वाली परीक्षा में कुल 673 परीक्षा केंद्रों पर 4,05,000 परीक्षार्थी शामिल हो रहे हैं। परीक्षा के नकल रहित संचालन के लिए 220 उड़न दस्तों का गठन भी किया गया। इस बीच हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन डॉक्टर पवन कुमार ने भिवानी के विभिन्न परीक्षा केंद्रों का दौरा किया। इस दौरान पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने बताया कि परीक्षा को पारदर्शी तरीके से संचालित करने के लिए बोर्ड परिसर में कमांड एंड कंट्रोल सेंटर स्थापित किया गया है, जिसमें 48 LCD लगाई गई हैं। इसके अलावा सभी जिलों के उपायुक्तों व अन्य अधिकारियों व कर्मचारी इस परीक्षा को सफल बनाने के लिए कार्य कर रहे हैं। परीक्षा किसी बाहरी हस्तक्षेप के बिना शांतिपूर्ण तरीके से संचालित कराई जा रही है। उन्होंने बताया कि इस परीक्षा के खत्म होने के 2 दिनों के बाद आंसर की जारी कर दी जाएगी। इसके साथ ही परीक्षा का परिणाम अगस्त के तीसरे सप्ताह में जारी होंगे। 7 व 8 अगस्त तक परीक्षार्थियों से परीक्षा संबंधी क्यूरी मांग ली जाएगी। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर सेंटर बने हैं। परीक्षार्थियों के उनके अपने गृह जिले में ही उनका परीक्षा केंद्र दिया गया है। इसके अलावा 2 उपमंडल स्तर पर महेंद्रगढ़ और बहादुरगढ़ में सेंटर बनाए गए हैं। और ये सेंटर बनाने का जो एक नियम है वह डिपेंड करता है संख्या पर, कितनी संख्या कहाँ परीक्षार्थियों की है। गुरुग्राम में सबसे ज्यादा परीक्षार्थियों की संख्या है, हिसार में नंबर 2 पर है। इसके साथ साथ लगभग 30 और 35 के करीब परीक्षा केंद्र ज्यादा है जो कि कल सुबह के TGT के एग्जाम में होंगे। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का हमने इसमें बाकायदा उपयोग किया है, जिसमें हम परीक्षार्थियों के जो फेस रीडिंग है उसको बाकायदा AI के थ्रू कोरिलेट करके कहीं किसी परीक्षा में किसी और नाम से तो यह अपीयर नहीं हुआ है बच्चा, इस प्रकार की मतलब उसमें टेक्निक यूज की जाएगी। इसके साथ साथ सभी परीक्षार्थियों का हम रिकॉर्ड भी इस टाइम जो बायोमेट्रिक रिकॉर्ड है वो अपने बाकायदा लैपटॉप में ले रहे हैं। वहीं इस बारे में भिवानी के सिटी थाना SHO सत्यनारायण ने बताया कि परीक्षा के नकल रहित व शांतिपूर्ण संपन्न करवाने के लिए पुलिस विभाग पूरी तरह से मुस्तैद है। प्रत्येक परीक्षा केंद्र पर पर्याप्त मात्रा में पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। प्रत्येक केंद्र को पुलिस की पैनी निगाहें हैं तथा किसी भी परीक्षा केंद्र पर कोई अप्रिय घटना ना घटे, ये पुलिस प्रशासन का प्रयास है। तो कोई भी कार्य है वो सराहनीय होता है। तो अब हमने जो CET की परीक्षा संपन्न कराई उसमें सिविल प्रशासन का और आम जन का भरपूर सहयोग हमें मिला है और सभी जो कैंडिडेट परीक्षार्थी उन्होंने भी सहयोग किया। जो हमारे द्वारा दिशा निर्देश दिए जा रहे थे उनकी उन्होंने पालना की। इस कारण हम एक सफलतापूर्वक परीक्षा का आयोजन करवा पाए। आज भी उसी कड़ी में हमारे वही प्रयास हैं कि उसी तरह से सारी सुविधाएं रहे और किसी परीक्षार्थी को यह सुविधा ना हो और शांतिपूर्ण माहौल में परीक्षा सफलतापूर्वक संपन्न हो। वहीं HTET की परीक्षा देने वाले भावी अध्यापकों ने बताया कि उन्होंने इस परीक्षा के लिए अच्छी तैयारी की है तथा उन्हें पूरी उम्मीद है कि वो इस परीक्षा में जरूर सफल होंगे। बोर्ड ने परीक्षा के लिए अच्छे प्रबंध किए हैं। जिस प्रकार से CET परीक्षा का आयोजन हुआ, अब अध्यापक पात्रता परीक्षा का आयोजन हो रहा है। इसी प्रकार से राज्य सरकार सही समय पर परीक्षाओं का संचालन करे ताकि परीक्षार्थियों के पढ़ने में रुचि बनी रहे और उन्हें उचित रोजगार प्राप्त हो सके।
वो यहाँ तैयारी बहुत अच्छी है, हर जगह व्यवस्था बहुत अच्छी है और हम अभी पहुंचे हैं, अभी एंट्री करूंगी मैं एग्जाम के लिए। सीटी के एग्जाम में बहुत अच्छी मतलब व्यवस्था की थी सरकार की तरफ से, हर जगह मतलब जो प्रशासन था उसने बहुत ज्यादा मेहनत की थी बच्चों को सेंटर तक पहुंचाने के लिए और मतलब सारी व्यवस्था बहुत सुचारू रूप से हुई थी कि भाई किसी को कोई समस्या ना आए। तैयारी तो ठीक है सर, 1 साल से तैयारी कर रहे हैं और टाइम से ही पेपर हो जाए बस यही उम्मीद है। और तो क्या कहूँ, बस सरकार टाइम से पेपर करवा लेगी क्योंकि ये नवंबर में होना था और अब इतना टाइम निकल गया है। फतेहाबाद में कानून व्यवस्था को और मजबूत करने के लिए एक कदम उठाते हरियाणा पंजाब सीमा पर स्थित जाखल में नई पुलिस चेक पोस्ट बनाई गई है। जिला पुलिस अधीक्षक सिद्धांत जैन ने कैडल चौक में इसका विधिवत उद्घाटन किया। इस अवसर पर स्थानीय प्रशासन और पुलिस के अलावा सामाजिक संस्थाओं के प्रतिनिधि तथा शहरवासी बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। इसके बाद नशा मुक्त गांव अभियान कार्यक्रम भी आयोजित हुआ, जहां जाखल के 5 वार्डों को नशा मुक्त घोषित किया गया। पुलिस अधीक्षक ने सभी लोगों को नशे से दूर रहने और अपने आसपास के लोगों को इसे लेकर जागरूक करने की शपथ भी दिलाई। पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने बताया कि ये नया चेक पोस्ट न केवल कानून व्यवस्था को मजबूत करेगा बल्कि अवैध गतिविधियों और नशे के कारोबार पर भी कड़ी निगरानी रखी जा सकेगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि पुलिस नशा मुक्ति के लिए लगातार प्रयासरत है और हर स्तर पर कड़ी कार्रवाई कर रही है, लेकिन ये लड़ाई तभी सफल होगी जब समाज का हर सदस्य इसमें सहयोग करेगा। लोग नशे से जुड़ी किसी भी गतिविधि की सूचना पुलिस को दें। बहुत फायदा मिलेगा और हमारे जो साहब है मेहनत के बाद और 5 वोट जो है इसी क्रम में पूरे फतेहाबाद जिले में 194 गाँव और 48 वार्ड और ये सिर्फ घोषणा मात्र नहीं है, ऐसे हमारी और बढ़ भी जाती है कि अच्छी तरह से नशा मुक्त रहे और और छात्रा और नशा बढ़ती जा रही है, तो प्रयास होगा कि पूरे जाखल मंडी जल्द से जल्द पूर्ण रूप से नशा मुक्त। में नवनिर्मित पुलिस चेक पोस्ट का उद्घाटन किया गया है। इसे उद्घाटन के दौरान नशा मुक्त अभियान भी चलाया गया और यह जो कि हरियाणा और पंजाब के बॉर्डर पर है, इससे कि जो पंजाब और हरियाणा से जो अवैध गतिविधियां और नशे का काम आता है उस पर लगाम लगेगी। और यहाँ पर अब जो पुलिस चौकी बन चुकी है, हमें उम्मीद है कि प्रशासन अब पूरी तरीके से हमारे साथ है और हम उम्मीद करते हैं कि जब भी हमें ऐसा कोई सूचना मिलती है और पुलिस को हम इसकी जानकारी देते हैं, वो तुरंत प्रभाव से उसका एक्शन लेगी। राज्य मंत्री राजेश नागर ने अपने विधानसभा क्षेत्र ग्रेटर फरीदाबाद में बन रहे इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर के निर्माण कार्य का जायजा लिया। उन्होंने विकास कार्यों का जायजा लिया और व्यवस्थाओं के बारे में जरूरी निर्देश दिए। इस दौरान उन्होंने बताया कि यह सेंटर करीब 427 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जा रहा है, जो कि दिल्ली के विज्ञान भवन की तर्ज पर बनेगा। इसमें 2200, 1000 और 350 लोगों की क्षमता के 3 अलग अलग हॉल होंगे, जिसमें विभिन्न प्रकार के आयोजन हो सकेंगे। इस केंद्र पर बच्चों के लिए गेमिंग सेंटर भी बनाया जाएगा और करीब 1000 कार की पार्किंग की व्यवस्था भी होगी। राज्य मंत्री ने कहा कि इस इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर के बन जाने के बाद ग्रेटर फरीदाबाद की तरफ बड़े उद्यमियों का रुख होगा, जिसका लाभ क्षेत्र को मिलेगा। उन्होंने कहा कि इस कन्वेंशन सेंटर पर आने वाले समय में बड़े एकेडमिक्स और इंस्टीट्यूशनल कार्यक्रम होंगे, जिससे लोगों की कनेक्टिविटी फरीदाबाद के साथ जुड़ेगी। समाचारों में आज इतना ही। नमस्कार।